नमस्कार दोस्तों, आज ज्योग्राफी का दूसरा टॉपिक राजस्थान का सामान्य परिचय हमने पढ़ लिया था और सही मायने में ज्योग्राफी आज से शुरू हो रही है आपकी, जहां आपको समझना है, जहां रटने की कोई भी आपके काम रटने वाला मामला रहेगा नहीं, समझना है, क्लियर हो जाएगा आपके। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं राजस्थान के भौतिक भूभाग। थोड़ा देखें इधर, ध्यान से देखना। देखो, अपने सेकेंड ईयर की बात करें ना, सेकेंड ईयर में ज्योग्राफी में चलता है वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, जिसकी ज्योग्राफी है उसने पढ़ा होगा। तो वेगनर ने क्या है कि विस्थापन सिद्धांत दिया था। क्या उसने कहा था कि पहले पूरी की पूरी जो पृथ्वी है इस पर एक ही जलमंडल था, मतलब एक ही महासागर था पूरी की पूरी पृथ्वी के ऊपर, और इसका नाम था पैंथालासा। क्या नाम था? पैंथालासा महासागर। क्लियर है? इतना देख लेना। और कहते हैं कि एक ही भूखंड था, भूखंड भी कितना था? एक ही, और इसका नाम दे दिया गया था पेंजिया। देखो, छोटी छोटी बातें, थोड़ा ज्यादा डीपली नहीं जाना है, मोटा मोटा याद कर लेना। पेंजिया, क्या नाम दे दिया? फिर कहते हैं करोड़ों साल की प्रोसेसिंग के बाद इस पेंजिया का विखंडन हुआ। विखंड का मतलब टूट गया। तो ये पेंजिया दो भागों में टूटा भाई। कितने भागों में? एक तो उत्तर की तरफ रह गया और एक दक्षिण की तरफ। इसको हम कह सकते हैं उत्तरी पेंजिया, इसको हम कह सकते हैं दक्षिणी पेंजिया। तो उत्तरी जो पेंजिया है उसको नाम दिया गया था अंगारा लैंड। क्या नाम दिया गया था? और ये दक्षिण वाला जो था इसको नाम दिया गया था गोंडवाना, गोंडवाना लैंड। ये दो मोटे मोटे। और इस महासागर का पानी जहां जहां जाकर इकट्ठा हुआ, वहां जो जो सागर बने उनको नाम ले दिया गया था टैथिस सागर। टैथिस। तो मोटी मोटी बात आपको मैं बता देता हूं कि राजस्थान या अपना भारत जो है वो इस नीचे वाले पे आएगा, और नीचे वाला जो दक्षिणी पेंजिया है उसको किस नाम से जाना जाता है? गोंडवाना लैंड। और हमारे यहाँ पे ध्यान रखें, राजस्थान के जो भी भौतिक भूभाग हो गए इन दो से क्वेश्चन बन जाते हैं। एक तो अंगारा लैंड हो जाएगा और एक कौन सा हो जाएगा आपके? गोंडवाना लैंड। और एक हो गया टैथिस सागर। मोटी मोटी बात हो गई। देखो, जलवायु और धरातल के आधार पर, जलवायु और धरातल के आधार पर राजस्थान को 4 भौतिक भूभागों में बांटा जाता है। कितने में? 4। जलवायु और धरातल के आधार पर। 5 क्या है? जलवायु प्रदेश। 5 क्या है? 10 क्या है? कृषि खंड। और 12 क्या है? वनखंड। वापिस बोलो। 4 क्या है? जलवायु, अरे भौतिक प्रदेश। वापिस देखना, 4 क्या है आपके? भौतिक प्रदेश। ये तो 4 तो हो गए आपके भौतिक प्रदेश। 5 क्या है? जलवायु प्रदेश। ये एक साथ याद करो, नहीं तो वहां एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हैं। 10 क्या है? कृषि खंड। कृषि खंड कितने हैं? और 12 क्या है? इनको भौतिक भूभाग में पढ़ो, जलवायु में पढ़ो, कृषि में बार बार लिखते जाओ, तब जाके ये क्लियर होगा। वहां यहां अटक जाते हैं। 10 और पढ़ा हुआ तो है 10 है या 12। तो ध्यान रखें, कृषि खंड कितने हैं? 10, और वनखंड कितने हैं? 12। तो आज हम राजस्थान के भौतिक भूभाग पढ़ रहे हैं, और पहला जो भौतिक भूभाग है, या हम ये कह सकते हैं 4 भाग हो गए ना। चलिए, तो 4 भौतिक भूभागों के नाम लिखते हैं। पहले पहले हैं आपके पश्चिमी मरुस्थल। पहले पहले कौन सा हो गया आपके? पश्चिमी मरुस्थल, नंबर 1। नंबर 2 मध्यवर्ती अरावली। मध्यवर्ती अरावली, ये दूसरा भौतिक भूभाग हो गया। तीसरा पूर्वी मैदान, ये आपके तीसरा। और चौथा दक्षिणी पूर्वी पठार। अब ध्यान रखो, एक मायने जगह भाटो है। भाटा को मतलब समझो ने, है ना? भाटाड़ो एरियो या तो है ताकि अरावली, या भाटा को कहीं वह पठार। तो ये दोनों ही भाग जो है वो गोंडवाना लैंड का है। किसका अवशेष है? और ये जो मैदान रेत है, रेत है मैदान में भी, 8वें मरुस्थल में कहीं है रेत। ये दोनों ही आपके टैथिस सागर से माने जाते हैं। टैथिस सागर। फिर वापिस देख लेना, ये मैदान जब बना था, यहाँ नदियां पानी वानी लाती थी, तो एक टैथिस सागर का ही भाग था। ये सागर नहीं था यहाँ पे, लेकिन नदियों वाला जो ये एरिया था ये उस समय टैथिस सागर के अंतर्गत आता था। तो 2 भाटे वाले को आपको याद रखना है, अरावली और पठार। ये तो दोनों ही किसके हैं? और ये मिट्टी वाला जो एरिया है, पश्चिमी मरुस्थल और दक्षिणी पूर्वी पठार, ये दोनों किसके भाग हैं? अब देखो, एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है, उस क्वेश्चन को क्लियर करो। एक क्वेश्चन आया हुआ है, देखना कि राजस्थान का प्राचीनतम भाग है, प्राचीनतम
भूभाग कर दो या राजस्थान का प्राचीनतम भाग है। अब उसमें देखो क्या देते हैं, क्वेश्चन ध्यान से सुनना। वो देते हैं पहाड़ी राजस्थान, पहाड़ी के बाद मैदानी राजस्थान, मैदानी नहीं लिखे मैं पठारी कर देता हूं पहले, पठारी राजस्थान, फिर तीसरा देते हैं मैदानी राजस्थान, और चौथा आपके नाम देते हैं मरुस्थलीय राजस्थान। 4 भाग हो गए। आपसे परीक्षा में पूछा जाता है कि राजस्थान का प्राचीनतम भूभाग है, राजस्थान का प्राचीनतम भाग है, भूभाग भी दे सकते हैं। तो राजस्थान का प्राचीनतम भूभाग अगर आ जाए तो इसका उत्तर आप करोगे पहाड़ी राजस्थान। इसका उत्तर क्या करोगे? पहाड़ी राजस्थान का मतलब सीधा सा अरावली, पहाड़ी राजस्थान का मतलब सीधा सा अरावली। तो ध्यान रखें राजस्थान के ये जो 4 भौतिक भूभाग है, पठार का मतलब हो गया दक्षिणी पूर्वी पठार, और मैदान का मतलब पूर्वी मैदान, और मरुस्थल का मतलब पश्चिमी मरुस्थल। इन्हीं को मैंने नाम चेंज करके लिख दिया। तो अगर परीक्षा में पूछ ले प्राचीनतम भाग है तो आप क्या करोगे? इसका उत्तर पहाड़ी राजस्थान। क्या करोगे? अच्छा, अब ये चारों का मैंने क्रम लिख दिया। ध्यान रखिए राजस्थान का प्राचीनतम से प्राचीन सबसे पहले बना था आपके पहाड़ी। पहाड़ी का मतलब अरावली के बाद जिस भौतिक भूभाग की उत्पत्ति हुई वो कौन था? दक्षिणी पूर्वी पठार, फिर तीसरा पूर्वी मैदान, और सबसे अंत में बना। तो राजस्थान के 4 भौतिक भूभागों का अगर क्रम पूछ ले तो ध्यान रखें अरावली बनी थी सबसे पहले, फिर बना था पठार, फिर बना था मैदान, और फिर बना था। तो ये प्राचीनतम है। तो बताओ राजस्थान का नवीनतम भौतिक भूभाग कौन सा हुआ? मरुस्थल। मरुस्थल है वो है नवीनतम, और अरावली है वो प्राचीनतम। चारों का क्रम देख लेना। पहले 2 भाटे वाले नाम लिख दो, अरावली, अरावली के बाद पठार, फिर बना मैदान, फिर बना आपके मरुस्थल। तो आज हम पहला भौतिक भूभाग पढ़ेंगे और वो है अपना मरुस्थल। भाई अपन तो इसी एरिया में रहते हैं तो मरुस्थल को पढ़ लेते हैं, मरुस्थल को पढ़ लेते हैं। ध्यान से देखें भाई, हम पढ़ रहे हैं पश्चिमी मरुस्थल। मोटी मोटी बात है, आपको सीधा बता देता हूं मैं। देखिए थार के इस मरुस्थल का विस्तार विश्व के 2 देशों में है, भारत में भी है और पाकिस्तान में भी है। भारत में भी है और पाकिस्तान में। क्या हुआ? आ नहीं रहा है? चलो बाकी नीचे वाला तो आ रहा है ना, वह चले तो की कोई टेंशन को नहीं, काट दी जाएंगे। हाँ तो देखो पश्चिमी मरुस्थल का वापिस सुना। इस पश्चिमी मरुस्थल जिसको हम थार का मरुस्थल कहते हैं, इसका विस्तार विश्व के 2 देशों में, भारत और तो पाकिस्तान से हमें लेना देना नहीं है। अब आ जाओ भारत में। भारत की अगर बात करूं मैं, राजस्थान का अगर मोटा मोटा नक्शा अगर हम बनाते हैं तो ये आपके गुजरात इधर वाला, ये अपना राजस्थान, उत्तर की तरफ कौन सा है? पंजाब, और पंजाब के साथ ही क्या है? इधर हरियाणा। तो भारत की अगर हम बात करें तो वापिस ध्यान से सुने, इस थार के मरुस्थल का विस्तार भारत के 4 राज्यों में। भारत के कितने राज्यों में? यहां से शुरू हो जाएगा गुजरात 1, राजस्थान 2, पंजाब 3, हरियाणा 4, मतलब इन 4 राज्यों में है। अभी पंजाब वगैरह में तो देखने को नहीं मिलता, लेकिन माना जाता है कि कितने में? 4 में। वहां हरियाली हो गई। हो सकता है अपने भी इधर पश्चिमी राजस्थान में धीरे धीरे नहरें आ रही है, आज से 1000 या मान लो 400-500 साल के बाद हो सके वो भी मरुस्थल अठू हट जाए। तो अठू हट चुके हो आप, भगवान वाई करा वो लाट छुट्टा। ठीक है भाई, हो गया 4 राज्यों में। अब आ जाओ आप, 4 राज्य कौन से? गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा। अब हम तो राजस्थान से संबंधित पढ़ रहे हैं। तो इन 4 राज्यों में फैले थार के मरुस्थल का 61.11% का भाग वो सिर्फ और सिर्फ आपके राजस्थान में है। कितना? मोटे मोटे कहूं तो कई बार क्या होता है, ये पॉइंटों में नहीं देके आपको सीधा दे देते हैं। ठीक है ना? तो ध्यान रखें भारत में फैले थार के मरुस्थल का 61.11% का जो भाग है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे राजस्थान में। इतना याद रख लीजिए। फिर आगे देखिए, अब ले लो राजस्थान की बात कर लेते हैं। भारत से हो गया। अब देखिए राजस्थान की बात करें तो राजस्थान का जो क्षेत्रफल है 3,42,000। मैं तो मील में पूछता हूं हमेशा, मील बोलो। 132 परीक्षा में यह आएगा इस बार, मील वाला ध्यान रख लेना। यह राजस्थान का क्षेत्रफल है। अब राजस्थान की अगर हम बात करें ना तो राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 58% भाग मरुस्थलीय है। इस पूरे के पूरे का कितना? 58%। राउंड फिगर बोले तो 60, परीक्षा में 60 दे देते हैं, तो राउंड फिगर हमेशा ध्यान रखें, पास वाली संख्या 60। अब देखो ये क्षेत्रफल भी दिया हुआ है 1.75 लाख, मतलब 1,75,000
75,000 वर्ग किलोमीटर का जो एरिया है वो हमारा मरुस्थलीय है। परीक्षा में पूछा जाता है, अभी मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो परीक्षा में पूछते हैं। बताइए राजस्थान का कितना भाग मरुस्थलीय है? 1/4, 2/3, 3/4, इस प्रकार के ऑप्शन दे तब हमें ध्यान रखना है 2/3। ये आया हुआ है परीक्षा में। पहले तो क्षेत्रफल पूछ लेते थे, फिर परसेंट पूछा, फिर ये पूछा, फिर ये पूछा। अब इसकी संभावना वापिस है, ध्यान रखें। राजस्थान का 2/3 भाग जो है वो मरुस्थलीय है। राजस्थान का कितना? 2/3 भाग जो है वो क्या है आपके? मरुस्थलीय। फिर ध्यान से सुने, वापिस देखना। बताओ कितने राज्यों में? 4 राज्यों में फैले थार के मरुस्थल का हमारे पास कितना है? 61.11। ठीक है, अब राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,000। इसका कितना परसेंट? 58। इसका कितना? 58% का जो भाग है वो क्या है आपके? मरुस्थलीय। ठीक है, 58% भाग जो है वो क्या है आपके? मरुस्थल। 58 को क्षेत्रफल पूछ ले तो 1.75। अगर इसमें पूछ ले तो 2/3। ये अच्छा क्वेश्चन है। 2/3 जो भाग है वो क्या है आपके? मरुस्थलीय। अब देखिए राजनीतिक दृष्टि से इन क्षेत्र में 13 जिले आते हैं। राजनीतिक दृष्टि से इस मरुस्थल में कितने हैं? 13। लेकिन राष्ट्रीय कृषि आयोग ने कितनों को माना है? 12। देखिए ऐसे ही मरुस्थलीय एरिया है, कोई ना कोई केंद्र से सहायता तो मांगते हैं, विशेष राज्य की हम हमेशा मांग करते आए हैं। तो यहाँ से क्या हुआ, इन 13 जिलों की लिस्ट पहुँचा दी गई। कहाँ पर? दिल्ली कि साहब ये हमारे 13 जो जिले हैं वो है मरुस्थलीय। तो राष्ट्रीय कृषि आयोग ऐसे मानता नहीं है, तो राष्ट्रीय कृषि आयोग की टीम आई हमारे यहाँ पे गर्मियों के अंदर। जून का सबसे गर्म महीना जून ही है ना? हाँ, जून में। अब बाहर के मेहमान थे तो उनको ठहराया गया राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन। कौन सा? माउंट आबू। कौन सा? फिर उनको राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी दिखाई गई। कौन सी चोटी? गुरु शिखर। कौन सी? गुरु शिखर। कि साहब ये हमारी राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी। फिर उनको घुमाते घुमाते आबू ले गए और के साहब देखो ये है, ये सदाबहार वन है। यहाँ पे ये क्या है? सदाबहार वन। माउंट आबू वाले में क्या है? सदाबहार। फिर उनको ले गए कि देखो साहब राजस्थान की सारी झीलें हैं वो तो जमीन के नीचे है, हमारी एकमात्र ऐसी झील है जो अरावली के ऊपर स्थित है। कौन सी झील? नक्की झील। कौन सी झील? नक्की झील। ठीक है, फिर सबसे ऊंचा पठार भी दिखाया उनको, उड़िया पठार। कौन सा? उड़िया। दिखा दिया, वहाँ घुमा दिया, आराम से लाके बिठाया। फिर ये 13 जिलों की लिस्ट दे दी कि साहब ये 13 जिले मरुस्थलीय। उस 13 में एक नाम सिरोही का था। एक नाम किसका था? अरे उन्होंने कहा भाई सबसे ऊंची चोटी यहाँ पे, राजस्थान का एकमात्र ऐसा क्षेत्र जहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं, सबसे ऊंचाई पर स्थित झील आपके यहाँ पे है, और फिर आप कह रहे हो कि ये मरुस्थलीय है। तो राष्ट्रीय कृषि आयोग ने किसको नहीं माना? सिरोही को निकाल दिया। तो राजनीतिक दृष्टि से तो आज भी सिरोही यहीं पर है। जो लोकसभा के चुनाव वगैरह होते हैं तो ये मरुस्थलीय में चला जाता है। लेकिन राष्ट्रीय कृषि आयोग ने कितनों को माना? किसको नहीं माना? सिरोही को नहीं माना। ये मोटी मोटी बात हो गई। अब देखिए राजस्थान की कुल जनसंख्या, मतलब कुल 58% पे तो अपना आ गया ये मरुस्थल राजस्थान के। इस पर 40% जनसंख्या निवास करती है। कितनी? 40%। कितनी? 40। अब एक बार क्वेश्चन आया था, सुनना, उसने मरुस्थल का नहीं पूछा। क्वेश्चन कैसे कर दिया कि अरावली के पश्चिम की ओर स्थित 12 जिलों में राजस्थान की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग निवास करता है। अब अरावली के पश्चिम की तरफ चले जाओगे तो हमारा कौन सा आ जाएगा? ये अरावली आ गई। ये पश्चिम की ओर क्या आ गया आपके? मरुस्थल। अब अगले ने क्या, अगर वो सीधा पूछ लेता कि बताइए पश्चिमी मरुस्थल में कितने प्रतिशत लोग निवास करते हैं, सबको पता है 40%। अगले ने थोड़ा आपके दिमाग के साथ खेला और अगले ने कह लिया कि अरावली के पश्चिम की ओर स्थित 12 जिलों में राजस्थान की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग निवास करता है। उत्तर क्या करोगे? 40। उत्तर क्या करोगे? 40%। ठीक है, मोटी मोटी बात तो ये हो गई आपके मरुस्थल की। अब मरुस्थल की मिट्टी तो 2-4 छोटे छोटे पॉइंट है, उनको क्लियर करेंगे, फिर इसको अभी समझाना तो शुरू ही नहीं किया भाइयों, अभी तो बहुत लंबा चौड़ा टॉपिक पढ़ा है। अब देखो मिट्टी का ध्यान रखिए, ये पश्चिमी मरुस्थल, ठीक है, उत्तर दक्षिण थोड़ा यहाँ कर देना, पूर्व और पश्चिम। आपने अरावली लाइन खींच दें, पहले सामान्य जानकारी है अपन के बारे में। ये है आपके पश्चिमी मरुस्थलीय एरिया। यहाँ पे जो मिट्टी पाई जाती है वो एंटीसोल। कौन सी सोल? एंटीसोल। और परीक्षा में पूछा जाएगा भाई, अंग्रेजी में पूछा हाल है, हाल में पुरानी सी बात हम
पूछनू छोड़ दिए। अंग्रेजी में आले भाषा को नाम आवे तो अब भाषा का यहाँ मिट्टी को नाम आवे तो एक जगह मिट्टी पाई जाली बाकी सी पाई जाली एंटीसोल, जिसको आप कहते हैं रेतीली बलुई मिट्टी। तो बलुई मिट्टी को आप सब ने उठाया, आप कहीं रटा एंटीसोल। कौन सी मिट्टी पाई जाती है यहाँ पे? एंटीसोल पाई जाती है। यहाँ की जो पश्चिमी राजस्थान की जो प्रमुख रूप से जो वनस्पति पाई जाती है उसको कहते हैं जीरोफाइट। क्या पाए? जीरोफाइट। हिंदी में बोलो तो मरुदबिद। मरुदबिद। ये परीक्षा में पूछते हैं भाई कि पश्चिमी राजस्थान में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। हिंदी में कह दे तो आप क्या करोगे? मरुदबिद। अंग्रेजी में जीरोफाइट। जीरोफाइट भाई ये जगह के कहीं हुआ है, कांटा कूंटा हुआ है, पत्तियां छोटी हुआ है, वाष्पीकरण कम हुआ है, तो अयान की सी विशेषता हुआ की तो जीरोफाइट कह दो या मरुदबिद। ठीक है, अब ला जाओ आप। इस पश्चिमी मरुस्थल की सबसे प्रमुख जो नदी है वो नदी का नाम है लूणी नदी। कौन सी नदी? लूणी। पश्चिमी मरुस्थल की फेमस नदी का नाम पूछ ले तो लूणी। अब देखिए किसी भी क्षेत्र का अगर आपको ढाल पता करना है, क्या याद करना है? ढाल। तो सीधा सा पता है, अगर मेरे को इस कमरे का या इस होल का अगर मेरे को ढाल पता करना है, मैं पानी गिरा दूंगा तो पानी जिधर जिधर जाएगा वो उसका क्या हो जाता है? ढाल हो जाता है। अब यहाँ देखिए यहाँ की प्रमुख नदी कौन सी? लूणी निकलती है नाग की पहाड़ियों से। नाग की पहाड़ियों से निकलकर वो ऐसे बहती है, ये पश्चिम ऐसे बहती है ना। अब सीधी सी बात है, आपको पर पूछ ले मरुस्थल का ढाल, सत्य असत्य में 4 वाक्य दे दें तो ढाल का देख लो किधर से किधर जा रहे हैं। आप इस ऐसा कह सकते हो कि उत्तर से किधर की तरफ जा रहे हैं? दक्षिण की तरफ। उत्तर से 2-2 दिशा दे दे तो हम ये कह सकते हैं उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। उत्तर पूर्व से, तो वापस बोलो, अगर एक एक दिशा दे दे तो हम कहेंगे उत्तर से दक्षिण। 2-2 का दे दे तो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। ये है आपके मरुस्थल का ढाल। ये क्या है? आपके मरुस्थल का ढाल है भाई। चलिए सामान्य जानकारी की अब आ जाओ। इस थार के मरुस्थल को, इस थार के मरुस्थल को देखिए 2 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में? 2। अब हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं, समझने वाली बातें यहां से शुरू हो जाएगी। आपके सामान्य जानकारी हो चुकी। देखिए इसको 2 भागों में बांट लेते हैं। अगले ने कहा कि भाई ये जो एरिया इधर वाला ये तो होगा क्या? शुष्क मरुस्थलीय मैदान। शुष्क मरुस्थलीय मैदान, पूरा नाम नहीं लिख रहा, देख लेना। और ये इधर वाले को दे दिया अर्ध शुष्क। इधर वाले को क्या दे दिया? कि इस पश्चिमी मरुस्थल को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, शुष्क और अर्ध शुष्क। भाई बांटने का आधार क्या माना? तो आधार उन्होंने माना 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा शुष्क मरुस्थलीय मैदान को अर्ध शुष्क मरुस्थलीय मैदान से क्या कर रही है? अलग। अब देखो, अब बीचों बीच लाइन है ना, आप 50 कर दो, आगे कर दो। हम ये कह सकते हैं कि 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा राजस्थान को 2 भागों में बांट रही है। 50 तो क्या बांट रही है? राजस्थान को। 25 क्या कर रही है? शुष्क मरुस्थलीय मैदान को अर्ध शुष्क मरुस्थलीय मैदान से अलग कर रही है। ये रेड क्लिफ रेखा वाला एरिया हो गया अपना, और यहां पे हो गया आपके 10 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। यहां क्या हो गई आपके? तो थोड़ा वर्षा वाले 2-4 पॉइंट यहीं साथ में याद कर लो, ध्यान रखें। 10 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा आपके रेड क्लिफ रेखा के समानांतर चलने वाली वर्षा रेखा है। कितनी? 10। 25 क्या कर रही है? शुष्क मरुस्थलीय मैदान को अर्ध शुष्क मरुस्थलीय। 50 राजस्थान को 2 भागों में। राजस्थान को कितने भागों में बांट रही है? अब तो याद करो, तो 2 आंकड़ा और कर दो। देखो 55 से 60, 55 से ये है राजस्थान में वर्षा का वार्षिक औसत। वार्षिक औसत राजस्थान में वर्षा का वार्षिक औसत है 55 से 60। वैसे आप ना गाइड गुइडों के चक्कर में मत पड़ना, ये ऐसे आंकड़ा दे देते हैं। परीक्षा में कभी ये आंकड़े नहीं आते, परीक्षा में 2-2 का जोड़ा आएगा, तो वहां फंसने की संभावना क्या रहती है? जैसे 50 से 55, यहां हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि बीच का आंकड़ा 57 है, तो आपको ध्यान रखना है 55 से 60। क्या करोगे? तो राजस्थान में वर्षा का वार्षिक औसत कितना हो गया? 55 से 60। अब विवरण जो को है वो है 10/120। 10/120। चलो क्वेश्चन बताओ, कितने आंकड़े याद किए? 4 याद किए। पहला देखो, ये 10 वाली क्या कर रही है? रेड क्लिफ रेखा के समानांतर। 25 वाली शुष्क मरुस्थलीय मैदान को अर्ध शुष्क से अलग कर रही है। अच्छा 50 राजस्थान को 2 भागों में बांटने वाली वर्षा रेखा। अच्छा ये 55 से 60 क्या है? राजस्थान में वर्षा का वार्षिक। और विवरण जो वितरण जो है वो 10 से लेकर 120। अब 28 ध्यान कंफ्यूज करवा फास्ट एक क्वेश्चन आयो, ध्यान सुन दियो। पर्सन का वो यार आपने नाम दे दियो
कि अरावली से पश्चिम की तरफ जाने पर जो वर्षा रेखा या जो देखने को मिलती है वो है, तो उसमें ऑप्शन क्या था देखना, एक था 40, नहीं एक था 50, नहीं 55 था यार, सॉरी 55 था एक, तो एक था 45, एक था 65 और एक था आपके कोई 10 या 15 के लगभग। ये आंकड़ा तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं। अब वो अगला क्या रहा है, अरावली जो है वो 50 का कर रही है निर्धारण। अब आप अरावली से थोड़ा आगे की तरफ जा रहे हो ना, थोड़ा आगे जा रहे हो तो नजदीकतम आंकड़ा कौन सा सेट होता है, 45। नजदीकतम आंकड़ा कौन सा सेट हो जाता है, 45। तो वहां पे कहते हैं यार हमने तो पढ़ा ही नहीं ऐसा क्वेश्चन, थोड़ा दिमाग लगा लो भाई। 50 आपने अरावली मान लिए, अब अरावली से चल रहे हो आप, उतर गए अरावली से नीचे तो वर्षा थोड़ी कम होगी, तो कितना माना था वहां पे, 45। अब आप भी ध्यान रखना, अगर परीक्षा में ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि अरावली से पश्चिम की ओर चलने पर वर्षा रेखा 50 से कम लेना, 50 से क्या लेना, कम। अब हो सकता है अगला 40 दे दे, 45 ऑप्शन में नहीं है तो हम 40 कर देंगे, लेकिन 50-55 तो नहीं करेंगे, 50 वाला 55 वाला ये नहीं करेंगे, क्योंकि अरावली से हम उतर चुके हैं और वो 50 का निर्धारण अरावली ही हमारे राजस्थान में करती है। तो ये सारे आंकड़े क्लियर हो गए, ठीक है, आगे बढ़े। 10, 25, 50, 55 से 60 वर्षा का औसत, वैसे एवरेज 57.3 देते हैं, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, 2 भागों में तो बांट दिया, अब इसको वापस 2 और भागों में बांटो। एक है बालू का युक्त, बालू का युक्त मतलब रेत का टिल्ला, और एक है बालू का मुक्त। 2 मोटा मोटा नाम लिख दूं मैं। एक तो है पश्चिमी मरुस्थल को हम 2 भागों में बांटते हैं, एक तो है बालू का युक्त यानी ऐसा क्षेत्र जहां बालू का स्तूप पाए जाते हैं, और एक ऐसा है जो बालू का मुक्त है, मतलब वहां रेत के टीले नहीं पाए जाते। ये परीक्षा में पूछा गया था। परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया था कि पश्चिमी राजस्थान के कितने प्रतिशत भाग पे बालू का स्तूप देखने को मिलते हैं, 50, 60, 80, 90, ये 4 ऑप्शन है। ध्यान रखें, बालू का युक्त क्षेत्र है पश्चिमी राजस्थान का कितना, 60। मोटा या बिल्कुल फिक्स है 58 पॉइंट समथिंग, कोई गाइड गुइड में कहीं कुछ नहीं करना, मोटा आंकड़ा याद करो कितना, 60। बच गया कितना, 40। बच गया कितना, तो हम ये कह सकते हैं कि पश्चिमी मरुस्थल का 60% ऐसा क्षेत्र है जिसपे क्या पाए जाते हैं, और 40% ऐसा क्षेत्र है जहां क्या बालू का मुक्त है। 40% तो बालू का मुक्त और 60% है बालू का युक्त। तो पहले हम बालू का कौन सा पढ़ोगे दोनों में से, बालू का मुक्त पढ़े या बालू का युक्त पढ़े, युक्त पढ़ ले, चलिए बालू का युक्त पढ़ ले। बालू का युक्त, तो 1 पॉइंट तो आपने खुद ही लिख दिया कि बालू का युक्त कितना है, 60% का जो एरिया है वो बालू का युक्त है। अब बालू का युक्त है, इसमें क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, बालू का जो रेत के जो धोरे होते हैं उनके बारे में यहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखो पश्चिमी राजस्थान का 60%, अब यहाँ पाए जाने वाले बालू का स्तूपों के बारे में सुने। यहाँ पाए जाते हैं धोरे, क्या है क्या नहीं है वो हम आगे पढ़ेंगे। नंबर 2, यहाँ पे पाया जाता है बरखान, जो एक बार परीक्षा में बरछान कर दिया था, बरछान। एक बार वो मैंने बताया था ना, मध्यमिका, माध्यमिका जो है वो चित्तौड़ में, उसका नाम कर दिया मच्छमिका, उसका क्या कर दिया। तो कई बार क्या करते हैं, ये बरखान की जगह दे देते हैं बरछान, तो दोनों एक ही चीज है, ठीक है। फिर नंबर 3, अनुधेय, अनुधेय। नंबर 4, अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ। नंबर 5 इधर ऊपर लिख देता हूं, इधर लिख देता हूं 5वां, धैर्यन। नंबर 5 पे क्या है, धैर्यन। नंबर 6, सब्र काफिज, सब्र और तारा, तो एक प्रकार है इसका तारा। अकॉर्डिंग एग्जाम लेके चलेंगे, मोस्ट चीजें हैं वो पहले याद करो। नंबर 1, आपको परीक्षा में सीधा पूछा जाता है कि बरखान है, तो पहले तो आपको ध्यान रखना है क्या है ये, रे बालू का स्तूप। अब देखिए इसकी आकृति अर्धचंद्राकार, अर्धचंद्राकार बालू का स्तूपों को किस नाम से जाना जाता है, बरखान। इनकी आकृति कैसी होती है, आधे चांद के जैसी। और ऐसा माना जाता है कि रेगिस्तानी प्रसार में अगर सबसे ज्यादा किसी धोरे का योग, आपके कह सकते हैं बालू का स्तूप का अगर योगदान है तो वो किसका होगा, बरखान। आकृति कैसी, अर्धचंद्राकार। ये हो गया पहला क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाता है। अब दूसरा ध्यान रखिए, सबसे पहले तो ये ध्यान रखना, ये सारे क्या हैं, बालू का स्तूप। अनुधेय, अनुधेय का एक बार परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया। देखो हवाओं के समानांतर में बनने वाले,
हवाओं के साथ साथ समानांतर में बनने वाले जो बालू का स्तूप होना है उन्हें अनुदैर्ध्य कहते हैं, अनुदैर्ध्य कहते हैं। लेकिन इस अनुदैर्ध्य का ही एक दूसरा नाम है सिप। क्या नाम है? ये आया था परीक्षा में, परीक्षा में पूछा गया था सिप है बालू का स्तूप और किसका? अनुदैर्ध्य का ही एक प्रकार है। सिप क्या है? बालू का स्तूप है। ये परीक्षा में आ चुका है, वापिस आप ध्यान दे लेना। ठीक है, फिर तीसरा अनुप्रस्थ। ये हवाओं के समकोण में बनने वाले, हवाओं के क्या बनने वाले, यानी बीच में कोई भी अवरोध आ जाता है, अवरोध आ गया मानो तो ये इस प्रकार से जो बालू का स्तूप बन जाते हैं उनको कहते हैं अनुप्रस्थ। तो हम कह सकते हैं हवाओं के समकोण में, 90 डिग्री का कोण, हवाओं के समकोण में बनने वाले जो बालू का स्तूप होते हैं उनको क्या कहते हैं? फिर मैंने एक चीज बताई थी, थोड़ा अगर आपने गौर किया, मैंने कहा अवरोध, अवरोध से जो बनने वाले बालू का स्तूप है उनका नाम है अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ। और सिप किसका नाम है? अनुदैर्ध्य। आपसे परीक्षा में पूछते सिप क्या है? बालू का। बरखान क्या है? अर्धचंद्राकार। अच्छा, कोई ऐसा जिला भी है क्या जो अर्धचंद्राकार है? हाँ, सिक्कर। ऐसी कोई झील भी है क्या जो अर्धचंद्राकार है? पुष्कर है, पुष्कर की झील है, वो चांद की अर्धचंद्राकार आकृति है। तीनों का ध्यान रखें, वापस बोलो। झील में चंद्राकार कौन? नक्शे में और धोरों में बरछान या बरखा। ये सारी बातें याद कर लेना। देखो धैर्यन, ये होते हैं स्थानांतरित होने वाले, स्थानांतरित होने वाले बालू का स्तूप। धैर्यन क्या होते हैं? स्थानांतरित। अरे बड़े बड़े होते हैं भाई, किलोमीटर के एरिया वाले होते हैं। ये क्या है? जगह छोड़ते रहते हैं, आज यहाँ कल वहाँ परसों वहाँ, देखते रहते हैं। गाँव में जो होते हैं ना, वो अरे यार वो रेत को टिलो, रात ने तो बटो, आज कठिन गयो। ये होते हैं धैर्यन। सबसे ज़्यादा जैसलमेर में पाए जाते हैं। कहाँ पे? जैसलमेर। अब जैसलमेर में भी मैं आपको एक चीज और बता देता हूं। जैसलमेर में एक जगह है शाहगढ़ बल्ख क्षेत्र, शाहगढ़। और एक शाहगढ़ वो मत ले लेना भाई, बाड़मेर वाला नहीं है, वो रेड क्लिफ रेखा वाला, वहां मत चले जाना। इसके आगे क्या जोड़ दोगे? बल्ख क्षेत्र। शाहगढ़ बल्ख क्षेत्र जो है वो राजस्थान में एकमात्र ऐसा स्थान है जहां रेड क्लिफ रेखा पर तारबंदी नहीं की गई है। क्या नहीं की गई? क्योंकि उस एरिया में सबसे ज्यादा धैर्यन पाए जाते हैं। तो आज तारबंदी कर दी, अगले दिन वो धैर्यन उठ के चला गया, वो तारबंदी ऊपर, लोग नीचे से आना जाना कर लेते हैं। ठीक है, आज नीचे लगा दी, अगले दिन वो धैर्यन आके बैठ गए। तभी आप सुनते होंगे कि पाकिस्तान से ट्रेंड ऊंट जो है उनके द्वारा हथियार, हीरोइन वगैरह भेजी जाती है। वो ट्रेन ऊंट है ना, यहाँ रेड क्लिफ रेखा पे क्या नहीं है? तारबंदी नहीं है, इसीलिए वो ऊंट वहाँ से इस तरफ आ जाते हैं। बाकी तो आपने देखा होगा तारबंदी, वो कौन सा बजरंगी भाईजान, वो सलमान खान जाता है ना वो नीचे से। हाँ, अब अगर वो ये धैर्य यहाँ आ जाता ना, वो सलमान खान कहाँ आ जाता अपने? शाहगढ़ बल्ख क्षेत्र। वो मामला ही नहीं था तारबंदी वाला, आराम से चला जाता। ट्रेंड ऊंट भी थे साथ में, है ना, बिठा के भेज देते उसको। राय नहीं ली मेरे से उसने। ठीक है भाई। तो ये धैर्यन क्या है? स्थानांतरित होने वाले बालू का स्तूप। कहाँ है सबसे ज्यादा? सबसे ज्यादा जैसलमेर। अब देखो, आपको सिर्फ नाम याद रखना है, कोई व्याख्या करवा की जरूरत को नहीं। सब्र काफिज और तारागाई है बालू का स्तूप है। ये छोटे छोटे बन जाते हैं, पेड़ों के आसपास बनते हैं, नाम दे दिया सब्र काफिज। देने वाला भी कौन था? वो काफी रीता सारा है, सब्र काफिज। तारा, तारे की आकृति का बन जाता है तारा। तो ये है आपके पश्चिमी राजस्थान में पाए जाने वाले बालू का स्तूप। देखो धोरे क्या होते हैं, इसकी एक सामान्य सी परिभाषा लहरदार। लहरदार जो बालू का स्तूप है ना, उनको हम क्या कहते हैं? धोरे। ठीक है, तो बालू का स्तूप का मोटा मोटा रिवीजन करना को, पश्चिमी राजस्थान के कितने प्रतिशत भाग पे बालू का स्तूप पाए जाते हैं? अच्छा, अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप को क्या कहते हैं? बरखान या बरछान। जो रेगिस्तानी प्रसार के लिए सबसे ज्यादा जाने जाते हैं। सिप क्या है? सिप अवरोध से बनने वाले, अनुप्रस्थ। समकोण पे जो बन रहे हैं, याद रखना, आपसे परीक्षा में पूछ ले निम्न में से अवरोध से बनने वाला बालू का स्तूप कौन सा है? तो अवरोध से कौन सा बनेगा? अनुप्रस्थ। अच्छा, हवाओं के समानांतर बनने वाले अनुदैर्ध्य, अनुदैर्ध्य। ठीक है, सब्र काफिज है बालू का स्तूप। बालू का स्तूप ये मोटा मोटा पश्चिमी मरुस्थल में पाए जाने वाले बालू का स्तूप 60% भाग। अगर मैं परीक्षा में क्वेश्चन करूं कि सभी प्रकार के बालू का स्तूप देखने को मिलते हैं, मेरा पहला ओ तेरी कौन, कहाँ मिलेंगे? सभी प्रकार के बालू का स्तूप कहाँ से देखने को मिलते हैं? जोधपुर। इसीलिए जोधपुर को रेगिस्तान का प्रवेश द्वार कहा जाता है। रेगिस्तान का क्या कहते हैं उसको? प्रवेश द्वार कहा जाता है। ठीक है, अब बालू का युक्त तो पढ़ ही लिया, आज एक थोड़ा सा और पढ़ा देता हूं, बालू का मुक्त वाला और पढ़ लेते हैं। बालू का युक्त वाला पढ़ लिया,
कितने परसेंट बोलते जाओ तब तक, ठीक है। बरखान क्या रहे, अच्छा अर्धचंद्राकार, हाँ पूरा बोला करो, अर्धचंद्राकार। अब ले लो बालुका मुक्त, ऐसा एरिया जो बालुका से मुक्त है, रेत के धोरों से मुक्त है। तो अगर हम बड़ा बड़ा करते हैं तो इधर जैसलमेर है, कौन सा है, जैसलमेर के इधर आ जाओ आप, जोधपुर, और इधर चले जाओ यहाँ बाड़मेर, ये 3 जिले हैं, ठीक है। जोधपुर की एक जगह है फलोदी, फेमस जगहों में कौन सी है, फलोदी। जैसलमेर पोखरण, जैसलमेर की जगह फेमस में पोखरण, और बाड़मेर बालोतरा, बालोतरा। अगर नक्शे से आप देखेंगे, क्योंकि नक्शा उस तरफ रह गया, ध्यान से देखें, अभी बता दूंगा मैं क्लास के बाद। जैसलमेर, जोधपुर और आपके बाड़मेर, यहाँ से ये तीनों को आप ऐसे मिलाओ, किस किस जगह को, जैसे पोखरण, पोखरण को आप बालोतरा ले जाओ, बालोतरा से आप फलोदी चले जाओ, तो एक ये त्रिकोण बन जाता है। और ये जो पूरा का पूरा ये जो बीच का एरिया है, ये है बालुका मुक्त क्षेत्र। मुख्य रूप से जो बड़ा बड़ा क्षेत्र है वो कौन सा है, ये है। और इस जो बालुका मुक्त क्षेत्र है, इसकी विशेषता क्या है कि यहाँ पे हमादा पाया जाता है। क्या पाया जाता है, हमादा क्या होता है, पथरीला मरुस्थल। पथरीला मरुस्थल है तभी तो बालुका मुक्त है। तो ये जो एरिया है कौन कौन सा, पोखरण, बालोतरा, फलोदी, इस पूरे के पूरे क्षेत्र में क्या पाए जाते हैं, हमादा क्या होते हैं, पथरीले मरुस्थल, पथरीले मरुस्थल। तो ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र है वो मुख्य रूप से बालुका मुक्त में आ जाता है। अब इसका फायदा भी है अपने लिए, आपके ये जो पूरा का पूरा एरिया है आपको पता है पथरीला है थोड़ा, और अपने पश्चिमी राजस्थान में तापमान बहुत ज़्यादा तेज रहता है, तो ये ज़मीन बहुत ज़्यादा तपी हुई रहती है। और तपी हुई होने के कारण यहाँ पे सौर ऊर्जा की जो संभावनाएं हैं वो सबसे ज़्यादा है। किसकी, तो सौर ऊर्जा के विकास के लिए इन 3 जगह पे पोखरण, फलोदी और बालोतरा, यहाँ पर स्थापित किया गया है सीज। सीज की स्थापना कहाँ की गई है, पोखरण, फलोदी, बालोतरा, यहाँ हमादा पाया जाता है। तो इस सीज की स्थापना, आपको जिला पूछ ले तो जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर, ये तीनों वापिस नाम बोलना रे, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर और जोधपुर। आपसे पूछ ले सीज कहाँ पर है, यहाँ पर है। सीज का पूरा नाम है सोलर एनर्जी इंटरप्राइजेज जोन। पूरा नाम क्या हुआ, सोलर एनर्जी इंटरप्राइजेज जोन। इसकी स्थापना कहाँ कहाँ की गई है, आपके जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर। क्यों की गई है, क्योंकि यहाँ क्या पाया जाता है, हमादा क्या होता है, पथरीला मरुस्थल। तो सौर ऊर्जा की यहाँ पे विपुल संभावनाएं हैं। और इस वो ये सीज की स्थापना किसने की, इसका थोड़ा सा देखना, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम, इसके द्वारा की गई हुई, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम। अब और देख लेना परीक्षा में, इसका नाम तो हर एग्जाम में आता ही है। सौर ऊर्जा के विकास के लिए सबसे ज़्यादा अगर कोई काम कर रहा है तो वो है राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम, जिसकी स्थापना आपको याद रखनी है अगस्त 2002, अगस्त 2002, ठीक है। ये थोड़ा देख लेना, अभी परीक्षा में आने की संभावनाएं है। कई जगह 2000 मिलता है, लेकिन 2002 करना है अपन को क्या करना है, इसको 2002। राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम जो है वो मुख्य रूप से क्या काम कर रहा है, सौर ऊर्जा के विकास के लिए। तो परीक्षा में आपके सौर ऊर्जा से संबंधित कोई सा भी क्वेश्चन पूछे और 4 संस्थान दिए हो, तो उस 4 संस्थान में आपको बिना सोचे समझे उत्तर कर देना राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम। आपके करंट जीके की क्लास होती है, तो मैंने करंट जीके में आपके यहाँ जोधपुर में एक जगह बताई थी जहां सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा प्लांट लग रहा है, भड़ला, भड़ला। देखिए सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा का जो प्लांट लग रहा है वो भी आपके कहाँ लग रहा है, इस जोधपुर वाले इसी एरिया में लग रहा है, भड़ला। अभी वीडियो में आया था, ये वीडियो में पूछा था कि कौन से पेज का काम चल रहा है, तो ये दूसरे पेज का शुरू हो गया। अभी पहले पेज का पूरा हो गया, अभी कौन से का चल रहा है, तो ये वीडियो में पूछा गया था भाई, वीडियो में एक क्वेश्चन आया था। और ये आपके भड़ला, अभी हाल ही में आपसे पूछ ले कि भड़ला गांव हाल ही में चर्चाओं में रहा है, सौर ऊर्जा के कारण, सौर ऊर्जा उपकरण यहाँ पे लगाया जा रहा है, बहुत ही मोस्ट चीज़ है ये, ठीक है। तो ये हमादा वाला एरिया क्लियर हो गया, इधर वाला। थोड़ा इसके साथ एक चीज़ और बता दूँ, इसकी स्थापना कब हुई थी, अगस्त 2002, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम। इसी का दूसरा नाम है ना एक, राजस्थान ऊर्जा नवीनीकरण, है ना, राजस्थान ऊर्जा नवीनीकरण निगम।
इसी का नाम है भाई, इसी राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम को हम दूसरा किस नाम से जान सकते हैं? राजस्थान ऊर्जा नवीनीकरण निगम, मतलब नवीनीकरण करता है ऊर्जा का। अपने यहाँ पे राजस्थान की अगर हम बात करें, दो प्रकार के यहाँ पे, या भारत की बात करें, एक ये जो ऊर्जा के स्रोत पाए जाते हैं, एक तो पारंपरिक होते हैं और एक क्या होते हैं? अपारंपरिक। एक तो क्या होते हैं? पारंपरिक होते हैं, और एक क्या होते हैं आपके? अपारंपरिक। क्लियर है? इतना तो पता है। पारंपरिक को सीधो सो याद कर लीजिए, जगह था का बड़का दादा दूधा, ठीक है ना, बे बी टाइम जगह ऊर्जा का स्रोत काम में लेता है बे सारा पारंपरिक है। और आज आप वाली परंपरा में चाला को नहीं, अपन अपरंपरागत हो गए। तो अपरंपरागत में जो अभी हाल ही में नए नए ऊर्जा के स्रोत खोजे जा रहे हैं, आपके दादाजी ने कभी भी सौर ऊर्जा नहीं देखी। दादाजी ने परदादा का दादो जिंदो वाला परदादा की बात करें, उन्होंने कभी नहीं देखी सौर, उन्होंने पवन ऊर्जा नहीं देखी, पवन ऊर्जा भी नहीं देखी, उन्होंने जल ऊर्जा नहीं देखी। अब जब तक पृथ्वी रहेगी सूरज रहेगा, हवा चलती रहेगी, पानी बहता रहेगा, तो ये ऊर्जा लगातार बनती रहेगी, है ना। तो ये क्या है? नवीनीकरण चलता रहेगा। तो ये परंपरागत नहीं है, ये तीनों के तीनों क्या है? गैर परंपरागत, गैर परंपरागत। और परंपरागत में जो खत्म होने वाले हैं हमेशा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, जिनका अंत हो जाएगा, वो हमेशा ही पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत कहलाएंगे। जैसे पेट्रोलियम, पेट्रोलियम जमीन से प्राकृतिक गैस निकलता है, या कोयला वोयला जो भी निकलता है, ये क्या है? ऊर्जा के परंपरागत स्रोत, जो कभी ना कभी क्या हो जाएंगे? समाप्त हो जाएंगे। लेकिन अपरंपरागत वाले कभी भी समाप्त नहीं होंगे, ये चलती रहेगी। ठीक है, इतना लिखो, फिर आगे पढ़ाता हूँ।